Hello everyone. Today we are going to learn globalization. In this lecture, we will learn about the meaning and definition of globalization, characteristics of globalization, socio-economic impact of globalization, challenges of globalization, debate or argument in favor of globalization or against the globalization. Let's start. Meaning and definition of globalization. वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। देखिए, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें पूरा विश्व सिकुड़ता जाता है, सिमटता जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि विश्व के विभिन्न देशों के आपस में नज़दीक होने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। ये नज़दीकी किन कारणों से आती है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक देश दूसरे देश के नज़दीक आता है। और किन माध्यमों से नज़दीक आता है? यातायात या फिर संचार के साधनों के माध्यम से वो एक दूसरे के नज़दीक आता है। तो इसके अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ ये हुआ कि विभिन्न देशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यातायात और संचार के साधनों के माध्यम से एक दूसरे के नज़दीक आने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है, या विश्व के विभिन्न देशों में घनिष्ठता का पनपना वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसका यहाँ पर हम विस्तार से जानते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। तो वैश्वीकरण है वो क्या है? वैश्वीकरण के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण के अंदर ये 3 स्लाइड हम यहाँ पर देखेंगे कि वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है। एक आयात निर्यात, एक देश दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात की प्रक्रिया को बढ़ाना, या फिर आपस में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक देश का दूसरे देश के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण प्रक्रिया का शुरुआत क्यों हुई? अब वैश्वीकरण है एक नवीन प्रक्रिया है। विशेषकर भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 1991 में उदारीकरण के पश्चात वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और विश्व की यदि हम बात करें तो 80 के दशक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने में या ये किन तत्वों का परिणाम रहा? तो पहला है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि व्यापार नियमों में ढील देना, जैसे सीमा शुल्क घटाना, व्यापार के लिए विदेशी कंपनियों को लाइसेंस जारी करना, अपने देश की कंपनियों को दूसरे देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। तो इस जो मजदूर कानून है उनमें सुधार करना। तो इस तरह से व्यापार के अनुकूल माहौल बनाना उदारीकरण कहलाता है, या आयात निर्यात के नियमों में छूट देना उदारीकरण कहलाता है। अब आयात निर्यात के नियमों में जब छूट दी गई तो उसका परिणाम ये हुआ, एक देश की कंपनियां दूसरे देश में और दूसरे देश की कंपनियां एक देश के संपर्क में आई, जिससे वैश्वीकरण है वो पनपा। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का तात्पर्य क्या है? रूढ़िवादिता, परंपराओं, छोटी सोच से उबरकर एक खुले दिल से परिवर्तन को स्वीकार करना और आपस में एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के आचार व्यवहार, एक दूसरे की खोजों को, आविष्कारों को सहर्ष स्वीकार करना और अपने अनुभवी अन्य देशों के साथ साझा करना आधुनिकीकरण कहलाता है। और आधुनिकीकरण है उसके पश्चात इसके कारण भी वैश्वीकरण है ये बढ़ी। निजीकरण। निजीकरण का तात्पर्य ये होता है कि सार्वजनिक जो उपक्रम है, जो सरकार के अंडर में है, जो सरकारी उद्योग है, सरकारी उपक्रम है, उनको निजी हाथों में सौंपना। क्योंकि यदि वो उपक्रम सरकार के हाथ में है, मान लीजिए कोई भी उद्योग है वो सरकार के हाथ में है, तो विदेशी कंपनी उसमें निवेश कर ही नहीं सकती, न अपने भारतीय कोई कंपनी उसमें निवेश कर सकती है। तो उसमें निवेश कब करेगी? यदि वो जो उपक्रम है उसको सरकारी हाथों से निकालकर प्राइवेट या निजी हाथों में सौंप दिया जाए। तो विकसित देशों में जो निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, और निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ने के कारण विकासशील देश है उनमें भी निजीकरण की एक बाढ़ सी आ गई। परिणाम स्वरूप विदेशी कंपनियां हैं वो विकसित देशों की जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय निगम है, वो विकासशील देशों की तरफ बढ़े। और विकसित और विकासशील और अल्प विकसित सभी देश इन 3 कारणों से एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे वैश्वीकरण है वो बढ़ा। तो वैश्वीकरण परिणाम रहा उदारीकरण, आधुनिकीकरण और निजीकरण का। इसके साथ साथ आप औद्योगिकरण भी लिख सकते हैं। औद्योगिकरण भी वैश्वीकरण का एक परिणाम रहा, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने लगी। अब उन वस्तुओं को खपाने के लिए बाजार चाहिए, तो बाजार
है वो दूसरे देशों में बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ी, दूसरे देशों में बाजार की खोज की जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण है वो बढ़ा। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले तत्व कौन से थे? भी एक जगह का सामान दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाया जाए, एक व्यक्ति के विचार दूसरे तक कैसे पहुंचाए जाएं, विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों की राजनीतिक संगठन, विभिन्न देशों के जो मुखिया है वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क में आए, क्योंकि बिना देशों के आपसी संपर्क के तो वैश्वीकरण संभव नहीं है। तो वो संपर्क बनाने का जो काम किया वो यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने किया। यातायात के साधनों में चाहे वो हवाई मार्ग की बात हो, चाहे वो स्थल मार्ग की बात हो, चाहे वो रेल मार्ग की बात हो, चाहे वो जल मार्ग की बात हो, इनमें यातायात के बुलेट ट्रेन जैसे तीव्रगामी या तीव्र गति से चलने वाले जो साधन है उनका विकास हुआ, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, उनसे संपर्क स्थापित करना, वस्तुओं का आवागमन करना बहुत ही आसान हो गया। और संचार के साधनों के में जो क्रांति आई उसमें ने तो पूरे विश्व को एक साथ इतना जोड़ दिया, इतना संकुचित कर दिया कि कुछ एक जो वैज्ञानिक है वो इसे एक विश्व गांव के रूप में मानने लगे। जैसे गांव में हम सभी लोगों को जानते हैं, गांव में सभी के पास पहुंचना आसान होता है, बहुत जल्दी से हम एक दूसरे के घरों में आ जा सकते हैं। यातायात और संचार के साधनों के विकास ने पूरे विश्व को एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया, क्योंकि आज हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इन सभी के माध्यम से, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से और तीव्र गति से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले तत्वों में जो मुख्य योगदान रहा वो यातायात के साधन और संचार के साधनों का रहा। यातायात और संचार के साधनों में जो जो क्रांति आती गई, जो जो विकास होता गया, वैश्वीकरण उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ता गया। और आज हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाना, आना जाना कितना आसान हो गया। एक समय था जब वास्को डी गामा या कोलंबस की जब हम बात करें तो उन्होंने जब भारत और अमेरिका की खोज की थी तो कितना समय लगा था और किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे थे और किस तरह से वो वापस पहुँचे थे, कितना समय लगा था उनका। और उसकी तुलना यदि हम आज के संदर्भ में करें तो आज के संदर्भ में क्या है कि बहुत तेज़ी से हम, जैसे हवाई जहाज़ हो गए, ट्रेन्स हो गई, इनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी से जा सकते हैं और संचार के माध्यमों से बहुत तेज़ी से अपने विचारों का आदान प्रदान भी हम कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले तत्वों में यातायात और संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम एक दूसरे के साथ, वैश्वीकरण है वो एक देश की दूसरे देश के साथ आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, लेन देन की एक प्रक्रिया है। अब लेन देन किस चीज़ों का करें, हम किन तत्वों का लेन देन करें, भी दूसरे देश के साथ हम संपर्क क्यों स्थापित करें? नंबर एक, पूंजी निवेश। आदान प्रदान किसका होता है? पूंजी का होता है। एक देश दूसरे देश में पूंजी लगाता है और फिर पूंजी की अभिवृद्धि करता है, भी पैसे लगाएगा, पैसे कमाएगा, और फिर दूसरा देश है वो पहले देश में पूंजी लगाएगा। तो पूंजी का निवेश होता है, पूंजी का आदान प्रदान होता है। श्रम, आपने देखा होगा कि अपने देश के बहुत सारे लोग हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि विभिन्न देशों में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, और उन देशों के लोग भी भारत के अंदर आते हैं। इसका मतलब विभिन्न देशों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ श्रम का भी आदान प्रदान करते हैं। वस्तुएं, आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन जो यूज कर रहे हैं वो किस देश का है, किस कंपनी का है। आप ट्रेन, रोड पर जब जाएंगे तो बाहर वाहन देखेंगे तो वो अलग अलग कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के वाहन नज़र आएंगे। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं जो अपने स्वदेशी ना होकर विदेशी है। तो इन वस्तुओं का भी आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में वैश्वीकरण के माध्यम से होता है। ज्ञान व विचार, अब विभिन्न जो महान लोग हैं उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे महात्मा गांधी के विचार पूरे दुनिया में फैले, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध जैसे महान लोगों के विचार पूरी दुनिया में फैले। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ने जब एक आह्वान किया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय बेड़ियों के, तो इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में क्रांति पैदा कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचलन बढ़ा, पूंजीवादी, साम्यवादी, ये विचार, इन विचारों का आदान प्रदान भी वैश्वीकरण पर के अंतर्गत होता है। आविष्कार, आज कोई देश एक खोज करता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब वो खोज करता है तो वो खोज, वो आविष्कार, वो इन्वेंशन उस देश तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो अन्य देशों में भी ट्रैवल करती है और उस आविष्कार, उस खोज का दूसरे देशों को भी लाभ मिलता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में अलग अलग तरह की खोजें की जा रही हो, चाहे वो डेली लाइफ से रिलेटेड नई नई खोजें की जा रही हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। और साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें जो नई खोजें होती है वो भी एक दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान की जाती है। संस्कृति, जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे और विभिन्न संस्कृति के लोगों का आपस में आवागमन होगा, सीमाएं क्रॉस करके आवागमन होगा, तो उनकी जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति के साथ मिक्सअप होगी। जैसे भारतीय संस्कृति है, इस पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है, और पश्चिमी संस्कृति पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम किन किन तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, तो वैश्वीकरण में पूंजी, श्रम, वस्तुएं, ज्ञान में विचार, आविष्कार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, इन तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा भी, एक देश से दूसरे देश में ये वस्तुएं कैसे जाती है, कैसे पहुँचती है। अब मान लीजिए वस्तुएं हैं, अमेरिका से वस्तु भारत में कैसे पहुँची, यातायात के साधनों के माध्यम से पहुंची, चाहे वो बाई एयर पहुंची हो, चाहे कैसे ही पहुंची हो, चाहे बाई वो समुद्र के द्वारा पहुंची हो, जलीय मार्ग से पहुंची हो या हवाई मार्ग से पहुंची हो। ज्ञान एवं विचार कैसे पहुंचे, वो संचार के साधनों के माध्यम से पहुंचे। हमने गूगल से सर्च किया, या फिर हमने यूट्यूब, जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब से देखा। और जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये जो सारे तत्व हैं, ये एक देश से दूसरे देश में किस माध्यम से पहुंचते हैं, यातायात और संचार के माध्यमों से। तो इसका मतलब वैश्वीकरण में को बढ़ावा देने में सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा योगदान है वो यातायात और संचार के साधनों का रहा। तो वैश्वीकरण में आदान प्रदान किया जाता है पूंजी, श्रम, वस्तुएं, ज्ञान, विचार, आविष्कार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी व संस्कृति का। आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रेरक तत्व। किन प्रेरक तत्वों ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, तो उसमें पहला है बाजार की खोज। जैसे हमने कहा था कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, वस्तुएं बहुत ज़्यादा पैदा हो गई, और उन वस्तुओं को, जितनी ज़्यादा वस्तुओं को खपाई जा सके, जितनी ज़्यादा वस्तुओं को बेचा जा सके, उतना ही अधिक लाभ कमाया जा सकता है, क्योंकि औद्योगिकरण पूंजीवाद का परिणाम है। और पूंजीवाद का मतलब अधिक से अधिक लाभ कमाना, पूंजी कमाना। तो व्यक्ति जब वस्तुओं का उत्पादन किया तो उन्होंने नए नए बाजार ढूंढने की कोशिश की, मार्केट ढूंढने की कोशिश की। कहते हैं ना कि इस वस्तु की कितनी मार्केट है, इसका मतलब इसका बाजार कैसा है। तो बाजार ढूंढने की प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ, वैश्वीकरण का आवागमन हुआ, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। बहुराष्ट्रीय निवेश, बहु का मतलब ज़्यादा, राष्ट्रीय का मतलब देश, विनिवेश। इसका तात्पर्य हुआ कि एक कंपनी ने एक से अधिक देशों में निवेश करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए कोई एक अमेरिका की कंपनी है, उसमें जर्मनी, जापान, इटली, भारत, इन देशों में अपने प्रोडक्ट लगाए या अपने उद्योग स्थापित किए और अपनी वस्तुएं बेचकर लाभ कमाने की सोची। तो जब विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में निवेश किया, तो इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन है, इसको बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी हुई, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण, जैसे स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, उत्तम क्वालिटी के कंप्यूटर हो गए। इन सब ने, इनका एक जाल सा बिछ गया, और इस जाल ने यातायात और संचार के साधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विभिन्न देश है वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम यहाँ थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं भी वैश्वीकरण क्या है। दुनिया के लोगों ने वैश्वीकरण की अवधारणा को न तो पहले प्रयोग किया था और ना ही इसके बारे में पहले कभी सुना था। यह एक नवीन अवधारणा है, क्योंकि 80 के दशक में शुरू हुई। भारत के अंदर तो यह 1991 में उदारीकरण के पश्चात शुरू हुई। इसने विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वैश्वीकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्र में किया गया था, और अर्थशास्त्र से समाजशास्त्र में वैश्वीकरण का प्रयोग किया गया। इस संदर्भ में वैश्वीकरण पूंजी, श्रम, क्योंकि अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया, तो इसमें किस किस चीज़ का, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी, वस्तुएं, ज्ञान का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हुआ। जैसे हमने इसके तत्व बताए थे भी, किन किन तत्वों का आदान प्रदान हुआ, क्यों हम एक दूसरे के संपर्क में आए। जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है, तभी वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और संपर्क में क्यों आता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो वहीं समाजशास्त्र में इसका प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिंडेस ने किया। एंथनी गिंडेस एक आधुनिक समाजशास्त्री है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी 1990
में वैश्वीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी 1990 किसकी है, या समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण की अवधारणा का प्रयोग या विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्री कौन है। तो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषाएं। देखिए, वैश्वीकरण विभिन्न देशों की निर्भरता बढ़ाने और इन देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की एक खुली और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, घनिष्ठ संबंध बनते हैं। खुली प्रक्रिया, यह एक खुली प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन को सहर्ष और खुले दिल से स्वीकार करती है। सार्वभौमिक, यह प्रक्रिया सभी देशों में है, क्योंकि कोई भी देश आज इतना आत्मनिर्भर नहीं है कि वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो वो किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों के संपर्क में जरूर है। तो यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें किन किन चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, इसमें विचारों, पूंजी, श्रम, वस्तुएं, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार आदि तत्वों का यातायात और संचार के साधनों के माध्यम से आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, एक देश से दूसरे देश में होता है। उदारीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने वैश्वीकरण को संभव बनाया, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उदारीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैश्वीकरण एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया, बहुआयामी का मतलब क्या हुआ है कि ये प्रत्येक केवल आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली एक प्रक्रिया है, जो न केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि सभी पक्षों पर प्रभाव डालती है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों में एक दूसरे के नज़दीक लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न देश आपसी सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आपसी सहयोग का मतलब क्या हुआ, आपसी लेन देन बढ़ता है, क्योंकि यदि एक देश मान लीजिए सोचे भी मैं दूसरे से लेता ही रहूं, कुछ दूं ही नहीं, तो फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया नहीं चलती। जैसे अभी कोविड-19 के दौर के अंदर भारत ने और बहुत सारे अन्य देशों ने चाइना के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए, तो इससे क्या हुआ, यह वैश्वीकरण के मार्ग में एक बाधा है। वैश्वीकरण के लिए इस तरह की माहौल है वो एक चुनौती है। एंथनी गिंडेस ने इसको कैसे परिभाषित किया, एंथनी गिंडेस अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी 1990 में परिभाषा लिखी दी, विभिन्न लोगों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। बढ़ती हुई पारस्परिकता का मतलब निर्भरता, विभिन्न लोगों एवं विभिन्न विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के बीच में जब आपस में निर्भरता बढ़ती है तो वो वैश्वीकरण है, ऐसा कहते हैं एंथनी गिंडेस। यह पारस्परिक, सामाजिक, आर्थिक संबंधों में निहित है, क्योंकि यह जो निर्भरता है किसमें, सामाजिक और आर्थिक संबंधों में यह निर्भरता बढ़ती है, इसमें समय व स्थान कोई महत्व नहीं रखता। तो वहीं बेलर स्टेन ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म 1983 में क्या कहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई। इन्होंने, बेलर स्टोन ने वैश्वीकरण का कारण है वो पूंजीवाद को माना है, क्योंकि पूंजीवाद के विस्तार और समृद्धि, मजबूती के कारण ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो वहीं मैकूबहान क्या कहते हैं, पूरा विश्व आज वैश्विक गांव का रूप लेने लगा है। पूरा विश्व आज वैश्विक गांव का क्यों रूप लेने लगा है, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, नज़दीकी में आए हैं, निर्भरता बढ़ी है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाएंगे तथा एक साथ कार्य करते हैं। आमतौर पर वैश्वीकरण विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को विकसित करने वाली प्रक्रिया है, जिसका संबंध आर्थिक जगत से है, परंतु इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों में भी संबंधित है। आज हम देखते हैं यदि भारत में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की समस्या है तो वो केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण विश्व की महिलाओं की समस्या हो गई। आज भारत में यदि बाल समस्या है, कोई बालकों की कोई समस्या है, तो वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो संपूर्ण विश्व की समस्या हो गई। मानवाधिकार आयोग है वो केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व तक वो सीमित है। इसका मतलब आज है वो किसी व्यक्ति के संबंध किसी देश विशेष तक सीमित न रहकर मानवतावादी दृष्टिकोण हुआ है। वासुदेव कुटुंबकम जो परंपरागत भारतीय विचारधारा रही है,
उस विचारधारा के अनुसार ही वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसी आधार पर हम वैश्वीकरण की विशेषताएं भी कर लेते हैं। तो इन विशेषताओं की जब हम बात करें तो पहली यह है कि बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया का तात्पर्य ये हुआ कि यह किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, हालांकि यह इसका सीधा संबंध पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था से है, आर्थिक संबंधों से है, परंतु इसके साथ साथ यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, राजनीति, धार्मिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया यह प्रभाव डालती है। तो यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। खुली प्रक्रिया, वैश्वीकरण एक खुली प्रक्रिया है, ओपन माइंडेड है। खुली प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि यह जीवन के सभी पक्षों को, जीवन के सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तनों का आदान प्रदान करती है। परिवर्तन इसमें स्वीकार किए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे खान पान में परिवर्तन हो, चाहे रहन सहन में परिवर्तन हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खुले दिल से परिवर्तन को स्वीकार करने वाली है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, वैश्वीकरण की एक विशेषता ये भी है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का तात्पर्य ये हुआ कि इस प्रक्रिया ने केवल यह एक देश तक सीमित नहीं है, चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे अलग विकसित देश हो, सभी देश अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो वो सभी देश है वो एक दूसरे के साथ संबंध भी स्थापित करते हैं। इसका मतलब सभी देशों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो अलग विकसित या विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो वहीं पर विकासशील या अलग विकसित देश है वो विकसित देशों के संपर्क में आकर उनके द्वारा की गई खोजें, की गए आविष्कारों का लाभ उठाना वो चाहते हैं। यातायात एवं दूरसंचार के साधनों की बहुतायतता, वैश्वीकरण प्रक्रिया है वो संभव बनी यातायात और संचार के साधनों के कारण, और दिन प्रतिदिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नई नई खोजों के कारण क्या हुआ, यातायात और दूर संचार के साधनों की एक बाढ़ सी आ गई है। आज किसी गांव के अंदर देखें कितने साधन हैं, और यातायात के साधन तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेनों तक का विकास हुआ, हवाई जहाज़ों का विकास हुआ, और इसके साथ साथ जलीय मार्ग में विकास हुआ। तो यहाँ यातायात के साधनों की बात करें तो वो स्थलीय, जलीय और वायुयान, वायु मार्ग, इन तीनों जगह पर चलने वाले यातायात के साधनों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। दूर संचार के साधनों की बात करें तो यहाँ पर स्मार्टफोन आए हैं, उत्तम क्वालिटी के कंप्यूटर आए हैं, और 5G 4G नेटवर्क की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई है, जिनके माध्यम से विभिन्न देशों के साथ तीव्र गति से संपर्क स्थापित किया जाने लगा है। तो वैश्वीकरण है, इसमें यातायात एवं दूर संचार के साधनों की एक बाढ़ सी आ गई है। जागरूकता एवं गतिशीलता आधारित, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है, और एक देश के दूसरे देश या एक देश के लोगों के दूसरे लोगों के संपर्क में आने के कारण उसमें जागरूकता बढ़ती है, उसे अपने अधिकारों और हकों के प्रति जागरूकता का संचार होता है, जिसके कारण वो अपने हक मांगता है, अपने हकों की लड़ाई लड़ता है, और अपने जो उसके विकास में भूमिका निभाते हैं। और गतिशीलता की जब हम बात करें तो आज एक व्यक्ति अपनी सुविधाओं, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यातायात और संचार के साधनों का विकास होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर रहा है, एक देश से दूसरे देश में आना जाना कर रहा है। तो वैश्वीकरण है, इससे जागरूकता और गतिशीलता में भी बढ़ोतरी हुई है। पूंजी निवेश दर में वृद्धि, वैश्वीकरण की एक विशेषता यह है कि इसमें पूंजी निवेश दर में वृद्धि होती है, क्योंकि एक देश दूसरे देश में पूंजी लगाता है और उस पूंजी से और पूंजी कमाता है, फिर इसे अन्य देश में लगाता है। इसका मतलब एक देश दूसरे देश में पैसे लगाएगा, उन पैसों से और पैसे कमाएगा, और इस तरह से वो अपना पूंजी निवेश की तरह उसमें वृद्धि करता जाता है। ज्ञान का प्रसार, वैश्वीकरण से ज्ञान का प्रसार हुआ, क्योंकि एक देश के जो विचार हैं, एक देश में ज्ञान के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए, जो खोज हुए, जो नई चीज़ों का पता चला, उन देशों का दूसरे देश के साथ शेयर किया जाने लगा। इस प्रकार से ज्ञान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। निजीकरण पर आधारित, वैश्वीकरण की विशेषता ये है कि निजीकरण पर आधारित है,
क्योंकि यदि सार्वजनिक उपक्रम होंगे तो दूसरे देश या अन्य देश की कंपनियां या खुद के उस देश की कंपनियां उस उपक्रम या उद्योग के अंदर अपना निवेश नहीं कर पाएगी। तो जो वैश्वीकरण है, इस प्रक्रिया ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण जो सरकारें हैं उन सरकारों ने क्या किया, जो सरकारी उपक्रम थे उनका निजीकरण करना शुरू कर दिया ताकि विदेशी कंपनियां उनमें निवेश करें और सरकार को और लोगों को उनका लाभ हो। यह उदारीकरण से संबंधित है। उदारीकरण का मतलब होता है व्यापारिक नियमों में छूट देना या ढील देना। व्यापार के लिए जल्दी लाइसेंस जारी करना, मजदूर नियमों में छूट देना, सीमा शुल्क घटाना। तो इस प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। तो यदि दूसरे देशों को अपने देश के अंदर कोई सरकार व्यापार करने की छूट नहीं देती है तो उदारीकरण संभव ही नहीं है, वो वैश्वीकरण संभव ही नहीं है। तो वैश्वीकरण है वो पूरी तरह से उदारीकरण पर निर्भर है। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बड़ी है। उदारीकरण में गैर सरकारी संगठन या एनजीओ की भूमिका बड़ी है। कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो समाज कल्याण से संबंधित क्षेत्र है उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, योगदान दे रहे हैं अपना। वे पीड़ितों को निःशुल्क डॉक्टरी सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं, या फिर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, या जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता के लिए, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए वो दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, वो अपना योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब जो वैश्वीकरण है, इनसे जो गैर सरकारी संगठन है उनका भी एक देश से दूसरे देश के साथ संपर्क बढ़ा और लोगों को उसका लाभ हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना हुई। बहुराष्ट्रीय निगम, बहु का मतलब ज़्यादा, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र, निगम का मतलब कंपनी भी। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार चलाती है, जैसे टोयोटा कंपनी है, जैसे फोर्ड कंपनी है। तो ये जो कंपनियां, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां, ये कंपनियां अलग अलग देशों में अपने उद्योग या उपक्रम स्थापित करती है, वहाँ पर अपना सामान या वस्तुएं बनाती है और वहाँ पर बेचती भी है। तो वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों की एक बाढ़ सी आई है। वैश्वीकरण है ये एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इसमें विचारों, पूंजी, ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आविष्कार आदि तत्वों का आदान प्रदान किया जाता है। परस्पर निर्भरता। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परस्पर निर्भरता बढ़ती है। एक देश के लोगों की या एक देश की अन्य देश के लोगों या क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के ऊपर जो वैश्वीकरण है इसका क्या प्रभाव पड़ा। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज पर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इसमें सबसे पहला है आय में वृद्धि। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि लोगों को जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, क्योंकि यहाँ पर विदेशी कंपनियों ने आकर अपने उपक्रम स्थापित किए, उद्योग स्थापित किए, और जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिलने के कारण लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। जीवन स्तर में सुधार। वैश्वीकरण के कारण लोगों के लाइफस्टाइल, जीवन स्तर में सुधार हुआ, उनके खान पान, रहन सहन में सुधार हुआ, क्योंकि इससे उनको रोजगार के अवसर मिले, उनकी आय में वृद्धि हुई, और साथ साथ में उन्होंने विदेशी संस्कृति को देखा, उन लोगों के रहन सहन या जीवन स्तर को देखा और उसी जीवन स्तर के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया। जैसे भारतीय जो समाज है उसके ऊपर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव में हर जगह, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जैसे कि उनके खान पान में, आचार व्यवहार में, रहन सहन में भी उनका परिवर्तन आया है। जैसे मान लीजिए पहले अपनी संस्कृति क्या थी, पहले अपनी संस्कृति में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था और हम सुबह नमस्ते या प्रणाम बोलते थे, लेकिन उसकी जगह हाय हेलो ने लिया। इसका मतलब हमारे जीवन स्तर है उसमें चेंजेस आया है। उद्योग धंधों का विकास। वैश्वीकरण ने उद्योग धंधों के विकास में योगदान दिया, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण व्यापार नियमों में ढील हुई, जिसके कारण एक देश की कंपनी ने अन्य देशों के अंदर अपने उद्योग स्थापित किए, अपने उपक्रम स्थापित किए, जिससे उद्योग धंधों का विकास हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो विपरीत, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर मौसम भी प्रतिकूल रहता है, कभी बरसात होती नहीं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है। परंतु वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव ये पड़ा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी भारत में प्रति एकड़ उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ गया।
इसका कारण ये रहा कि विभिन्न देशों के सिंचाई की सुविधाएं हमने अपने देश के अंदर उपलब्ध करवाई। वहाँ से उन्नत खाद, बीज, स्प्रे टेक्नोलॉजी, कृषि के यंत्र हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाए। इजराइल की जो कृषि व्यवस्था है, जो सबसे उन्नत है, उसका बेनिफिट भी भारत को मिला। तो इसका मतलब वैश्वीकरण के कारण प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई। और आज भारत इतनी जनसंख्या होने के बावजूद न केवल खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, बल्कि वह दूसरे देशों को वस्तुएं निर्यात भी करता है, खाद्य पदार्थ निर्यात भी करता है। जीवन की गुणवत्ता, वैश्वीकरण का जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ा। इसमें एक पक्ष तो वो था जिनका वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा लाभ मिला और उसने लाभ कमाकर अपने जीवन स्तर को सुधारा, अपने रहन सहन को सुधारा। और दूसरा पक्ष ये भी था कि जो निरंतर पिछड़ता चला गया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग या अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति, उनका इनकी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उनकी तरफ ध्यान नहीं किया गया, उपेक्षा के शिकार रहे। परिवहन व संचार के क्षेत्र में प्रगति, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण परिवहन और संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। परिवहन के क्षेत्र की हम बात करें तो स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, तीनों क्षेत्रों में तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की एक बाढ़ सी आ गई। और संचार क्षेत्र की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क और फेसबुक, यूट्यूब आदि इस तरह की जो ऐप्स चली और जो उपकरण चले, इनकी वजह से जो दूसरे देशों के साथ संपर्क करना है वो बहुत तीव्र हो गया और बहुत आसान और सस्ता हो गया। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत के अंदर भी यातायात और संचार के साधनों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। निर्धनता के अनुपात में गिरावट, यातायात वैश्वीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि हुई और रोजगार में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। अब जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई तो और इसके साथ साथ भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में भी जब विदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया तो उससे प्रति एकड़ उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप भारत के अंदर जो निर्धनता है उसमें गिरावट आई। वैश्वीकरण का एक प्रभाव सार्वजनिक उपक्रमों पर भी पड़ा। सार्वजनिक उपकरण है उनका निजीकरण कर दिया गया, क्योंकि निजीकरण करने के पश्चात ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ती है। क्योंकि जब निजीकरण किया गया तो उन क्षेत्रों में, उन उद्योगों में विदेशी कंपनियों या देश की कंपनियों को निवेश करने का मौका मिला और उस कंपनियों ने जब निवेश किया तो उससे देश समाज को भी लाभ पहुंचा। शिक्षा में गुणात्मक एवं तकनीकी सुधार, वैश्वीकरण के कारण शिक्षा में गुणात्मक और तकनीकी सुधार हुआ। भारतीय शिक्षा प्रणाली जो पहले गुरुकुल में गुरु के आश्रम में पढ़ाई का कार्यक्रम किया जाता था और शिक्षा था वो मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थी, वो वहाँ से चलकर आज ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच चुकी है। नए नए उच्च क्वालिटी के शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं और वहाँ पर अत्याधुनिक यंत्रों के माध्यम से बच्चों को ट्रेंड किया जाता है और जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक मूल्यों से भौतिकवादी मूल्यों की तरफ बढ़ी है। और भारतीय शिक्षा के अंदर अब तकनीकी का भी प्रचलन बढ़ा है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं की थी। तो ये सब वैश्वीकरण की तो परिणाम है। आज हम यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका के, इटली के, जर्मनी, जापान के लेक्चर यहाँ सुन रहे हैं और वहाँ पर बैठे बैठे लोग यहाँ के लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का परिणाम है। और ये किस माध्यम से सुन रहे हैं हम? यातायात और संचार के साधनों के माध्यम से। महिला सशक्तिकरण, वैश्वीकरण ने महिलाओं की स्थिति को सुधारा है, क्योंकि महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कुशलता के अनुसार वो अब आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देने लगी। परिणाम स्वरूप महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हुई और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया, अपने खुद के कौशल को निखारने की तरफ ध्यान दिया। और आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र के अंदर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जब हम महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारे जहन में या मन में अपने आप भारत की प्रथम IPS महिला किरण बेदी, मन्नू भाकर, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, MC मैरी कॉम, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल के नाम अपने आप हमारे मन में आ जाते हैं, जिन्होंने
भारत के अंदर उच्च पदों पर या उच्च मुकाम हासिल किया और दुनिया के अंदर न केवल अपना बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो ये महिला सशक्तिकरण है, ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। वैवाहिक संस्थाओं में परिवर्तन, वैवाहिक संस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आया क्योंकि वैश्वीकरण के पश्चात प्रेम विवाह बढ़े, लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा, बाल विवाह जो प्रथा थी वो लगभग समाप्त हो गई, विलंब विवाह या फिर विवाह न करने का प्रचलन बढ़ा। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन भी बढ़ा, विधवा पुनर्विवाह जो निषेध था वो भी अब स्वीकार्य हो गया और समाज के द्वारा इनको स्वीकार किया जाने लगा। इसके साथ साथ वैश्वीकरण के कारण लोगों के विचार ओपन हुए, खुले हुए और तलाक की घटनाएं भी बढ़ी है। परिवार व नातेदारी पर प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण और औद्योगिकरण के कारण जो संयुक्त परिवार था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हुए। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के ऊपर, बच्चों के ऊपर परिवार का नियंत्रण कम हुआ, परिवार का महत्व भी कम हुआ। नातेदारी में भी परिवर्तन आया। पहले नातेदारी के अंदर जो परिहार संबंध थे, मतलब जैसे सास जो बहू है वो जेठ से या फिर सास ससुर से पर्दा करती थी, वो प्रथा का प्रचलन लगभग समाप्त हो रहा है या फिर समाप्त हुआ है। इसके साथ साथ जो परिहास संबंध है, हंसी मजाक के संबंध है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उसमें तो और अधिक प्रगाढ़ हुए, हंसी मजाक के संबंध और अधिक गहरे बने हैं। जातीय भेदभाव कम होना, वैश्वीकरण के कारण जातीय भेदभाव कम हुआ क्योंकि विभिन्न जाति धर्मों के लोग आपस में मिलकर एक जगह पर काम करने लगे, एक ही जगह पर उनका खान पान हुआ, एक जगह पर उनके रहन सहन की व्यवस्था हुई और एक दूसरे की संस्कृति को उन्होंने समझा और अपने जो अच्छी बातें थी उनको अपने अनुसार ढाला। परिणाम स्वरूप जो जातीय भेदभाव है वो कम हुए और अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन भी बढ़ा। धार्मिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुए क्योंकि वैश्वीकरण के पश्चात लोगों के जो विचार है वो खुले, लोगों की सोच विस्तृत हुई और अब धार्मिक कट्टरता या फिर अंधविश्वास से बढ़कर व्यक्ति धर्म में तर्क के आधार पर सोचने लगा। अंधविश्वास का जिसमें जो प्रभाव है वो कम हुआ और अब धार्मिक मूल्यों के अंदर सर्वधर्म समभाव का विचार है वो फैला, जिससे धर्मनिरपेक्षता का प्रचलन बढ़ा। वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन, जहाँ वैश्वीकरण से पहले 3 ही वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, परंतु वैश्वीकरण के पश्चात वर्गों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और एक वर्ग में कई उप वर्ग बन गए, जैसे छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग, किसान वर्ग, कर्मचारी वर्ग, तो इस व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग, इस तरह से बहुत सारे उप वर्ग भी बने। नवीन वैश्विक सांस्कृतिक निगम, अब वैश्वीकरण के पश्चात नवीन वैश्विक सांस्कृतिक निगमों की स्थापना हुई क्योंकि कोई भी सांस्कृतिक निगम है वो कोई भी निगम है, कोई भी कंपनी है, वो सांस्कृतिक तत्वों की या संस्कृति की अवहेलना नहीं कर सकती। और एक संस्कृति के तत्वों को दूसरी जगह पहुंचाता कौन है? वो पहुंचाने का काम करता है पूंजीवाद। पूंजीवाद है वो अपने लाभ के लिए सांस्कृतिक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। तो वैश्वीकरण के कारण एक नवीन वैश्विक सांस्कृतिक निगम की स्थापना हुई। वैश्वीकरण, स्थानीय संबंध, वैश्वीकरण है वो ये बहुलवादी प्रक्रिया है और संस्कृति भी बहुलवादी प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक विदेशी संस्कृति है वो दूसरे देश संस्कृति के साथ उसने अनुकूलन बिठाया और दोनों संस्कृतियां एक साथ साथ काम करें। यदि भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो यहाँ पर लोग कोका कोला भी पीते हैं और यहाँ पर नींबू की शिकंजी या लस्सी भी पीते हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर लोग गले में टाई भी पहनते हैं और यहाँ पर लोग गले में अंगोछा या साफा भी रखते हैं। भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करें तो महिलाएं एक तरह पैंट शर्ट भी पहनती है और साथ साथ वो घाघरा और सूट भी पहनती है या सलवार सूट भी पहनती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वैश्वीकरण और स्थानिक संबंध का मतलब ये होता है कि वैश्विक संस्कृति भी साथ साथ में है और स्थानीय संस्कृति भी साथ साथ में, दोनों संस्कृतियां हैं वो आपस में एक दूसरे के अनुकूल हुई है। वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये रहा कि अब जो संस्कृति उपभोक्ता प्रधान हुई है, अब वस्तुओं का प्रयोग है वो आवश्यकताओं के अनुसार न करके प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे मान लीजिए घर में 10 सदस्य है तो 10 के पास स्मार्टफोन मिलेंगे। अब उन फोनों की आवश्यकता नहीं है लेकिन वो हाथ का शौक है। इसीलिए जो संस्कृति पनपी वो उपभोक्ता प्रधान संस्कृति बन गई। वैश्वीकरण ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जो
उच्च अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है, वो अधिक से अधिक वस्तुएं इकट्ठी करना चाहता है और उन वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का वो सुख लेना चाहता है। जो पहले भारतीय संस्कृति थी, भारतीय समाज था, आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला था, वो वैश्वीकरण के पश्चात भौतिकवादी हो गया। व्यक्तिवादी भावना, वैश्वीकरण के कारण संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हुए। इसी कारण व्यक्ति है वो स्वार्थ में डूब गया। अब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ के लिए, अपने परिवार या अपने बच्चों के लाभ के लिए सोचता है। इसी अब अपने वो समाज या समुदाय के बारे में नहीं सोचता है। परिणाम स्वरूप सामुदायिक भावना की जगह व्यक्तिवादी भावना का विकास हुआ है। नियंत्रण व समाजीकरण के द्वितीयक साधनों का महत्व। अब क्या हुआ, वैश्वीकरण के पश्चात संबंधों में अनौपचारिकता की जगह औपचारिकता बढ़ी है, जिसके कारण समाजीकरण के भी औपचारिक संबंध, जैसे औपचारिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं आदि, या फिर सामाजिक नियंत्रण के भी औपचारिक साधन जैसे पुलिस, कानून, कोर्ट, शिक्षण संस्थाएं आदि का प्रभाव बढ़ा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं और उन आविष्कारों का एक दूसरे देशों के साथ साझा भी किया जा रहा है, जिससे उन्हीं पर आगे और प्रयोग हो रहे हैं, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। सांस्कृतिक बदलाव, वैश्वीकरण ने प्रत्येक देश की संस्कृति को प्रभावित किया है। इससे विभिन्न देशों की संस्कृति आपस में वो मिल गई है, जिससे एक दूसरे की संस्कृति को लोगों ने अपनाया है। धर्मनिरपेक्षता, वैश्वीकरण ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। आज धार्मिक कट्टरता, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक परंपराओं का प्रभाव कम हुआ है। इसकी जगह पर तर्क प्रधान या धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला है। अब व्यक्ति सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। वैश्वीकरण के कारण अधिक से अधिक उद्योग और उपक्रम लगे, यातायात और संचार के साधनों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जिससे दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। महामारियों का फैलना, वैश्वीकरण महामारियों के फैलाने में के लिए भी उत्तरदायी रहा है। इसका कारण ये है कि जैसे कोविड-19 है, एक देश विशेष के अंदर ये पैदा हुआ। यदि वैश्वीकरण की प्रक्रिया न होती, सभी देश अपने तक सीमित होते, वहाँ से चलकर यह महामारी अन्य देशों में नहीं फैलती। तो इस तरह की बहुत सारी महामारियाँ जब एक देश में फैलती है तो वो दूसरे देश, उन देशों के नागरिक के जब आवागमन होता है तो उनके साथ वो महामारी भी ट्रेवल कर जाती है। वैश्वीकरण के कारण नगरीय औद्योगिकरण बढ़ा। एक जगह पर बहुत सारे उद्योग लगाए गए और वहाँ पर लोग काम की तलाश में या रोजगार के लिए लोग वहाँ पर गांव से शहरों की ओर बढ़े, जिसके कारण नगरीकरण है वो बढ़ा। वैश्वीकरण ने वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण में अपना योगदान दिया है, क्योंकि इसे यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ और अधिक से अधिक उद्योग और फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी, जिसके कारण इसका जो प्रभाव पड़ा वो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और इसका हम देखते भी हैं, इसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और इसके साथ साथ ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हुए हैं और उसका साइज है वो पतला हो रहा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वैश्वीकरण है इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो दोनों ही का ही आपको वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन पूछ लें कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव बताओ, तो इसमें से आपको नकारात्मक एक्सप्लेन कर देने हैं। और जब हम आगे इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे तो सकारात्मक प्रभाव है उसको पक्ष में एक्सप्लेन कर देंगे और नकारात्मक प्रभाव उनको विपक्ष में उनका एक्सप्लेन कर देंगे। चैलेंजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, तो इसमें हम पढ़ते हैं भारत में उदारीकरण व वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। कौन कौन सी बाधाएं हैं। पहला है बाजार शक्तियों और औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाएं। अब सरकार को चाहिए कि बाजार शक्तियों और औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करे। इसका मतलब ये होगा, एक तो जो लाइसेंस जारी किया जाए, विदेशी कंपनियां या देशी कंपनियों को अन्य देशों में व्यापार करने या उपक्रम स्थापित करने की जो लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको सरल बनाना, या फिर जो श्रमिक कानून है उनमें सुधार करने की योग्यता या उनमें सुधार करना चाहिए। सीमा शुल्क में कमी करनी चाहिए। यदि सीमा शुल्क अधिक होगा, श्रमिक कानून कठोर होंगे और जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो कठोर होगी, तो वैश्वीकरण है वो इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा या जो कंपनी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध आसानी से नहीं कर पाएगा। उदारीकरण का दुष्प्रभाव, एक उदारीकरण के दुष्प्रभाव भी हुए। उदारीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनका निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण करने के कारण बहुत सारे कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई,
क्योंकि इतने कर्मचारियों की आवश्यकता थी नहीं। तो जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई, वो जो पैसा बचा, उस पैसे को विकास के लिए खर्च करना था, परंतु उस पैसे का खर्च कर दिया गया। उन छंटनी किए गए कर्मचारियों से जो व्यवस्था बिगड़ी, उस व्यवस्था को सुधारने में उसको खर्च कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोगों को जो उदारीकरण का लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिला, और समाज के अंदर गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई बढ़ी। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी। एक भारत में उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण का एक दुष्प्रभाव ये भी पड़ा, या सबसे बड़ी चुनौती ये भी रही कि इसमें आयात में वृद्धि हुई। हमने वस्तुएं खरीदी ज़्यादा और बेची कम। इसका परिणाम क्या होगा कि हमने वस्तुएं खरीदी ज़्यादा, तो इसका प्रभाव ये होगा कि हमने दूसरे देशों को पैसे ज़्यादा दिए और हमारे देश में पूंजी कम आई, जिसके कारण जो भारत है वो लगातार कर्जे में डूबता चला गया। बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण या उदारीकरण के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि इसके कारण जो विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने भारत के अंदर अपने उद्योग स्थापित किए, और उद्योग स्थापित करने के कारण भारत में जो लघु और कुटीर उद्योग थे, जहां पर सभी लोग अपना रोजगार चलाते थे, वो लघु और कुटीर उद्योग उन बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए, और वो लघु और कुटीर उद्योग धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप समाज के अंदर बेरोजगारी बढ़ी। और एक इसका कारण ये भी रहा कि जो कार्य है वो अत्याधुनिक मशीनों से, कंप्यूटर से होने लगा, जिसके कारण व्यक्तियों की या श्रमिकों की अधिक आवश्यकता नहीं रही, जिसके कारण उनकी छंटनी कर दी गई और समाज के अंदर बेरोजगारी बढ़ती गई। राजस्व की हानि और विदेशी सामान की भरमार। देखिए, उदारीकरण या वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए सीमा शुल्क में कमी की गई। सीमा शुल्क का मतलब, जब सीमा, कोई सामान या वस्तु सीमा क्रॉस करती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो घटा दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग अपना सामान बेचने के लिए अपने देश में आए और अपने देश वाले बाहर जाएं। तो सीमा शुल्क घटाने के कारण क्या हुआ कि सरकार को आमदनी कम हो गई, तो राजस्व की हानि हुई। दूसरा, सीमा शुल्क कम लगने के कारण विदेशी वस्तुएं बहुत ज़्यादा भारत के अंदर आ गई, और जो भारत की देसी चीज़ें थी उनसे वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। तो विदेशी वस्तुओं की भरमार के कारण भारत की देसी वस्तुएं हैं या देश स्वदेशी वस्तुएं थी, उनका महत्व कम हो गया, और लघु और कुटीर उद्योग चौपट हो गए, और लोगों का जो बेरोजगारी थी वो लोगों के अंदर वो बढ़ गई। जैसे चाइनीज सामान है, उसने पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा कर रखा है। उसका कारण क्या है कि सीमा शुल्क कम है, और सीमा शुल्क कम होने के कारण वो वस्तुएं बहुत सस्ती पड़ती है। आप एक खिलौना कोई मार्केट से लीजिए, चाइनीज़ और इंडियन कंपैरिजन कीजिए, लगभग दुगना रेट मिलेगा भारतीय जो स्वदेशी खिलौना है उसका। तो इसका कारण यही है। विनिमय दर में निरंतर गिरावट। वैश्वीकरण का एक बुरा प्रभाव या चुनौती ये रही कि विनिमय दर में निरंतर गिरावट आ रही है। विनिमय दर में गिरावट आने का कारण ये है कि उदारीकरण की नीति का विकसित देशों को तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, परंतु जो विकासशील देश है उनके ऊपर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो श्रमिक कानून है, जो मजदूर कानून है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है। विदेशी कर्ज का बढ़ना। अब उदारीकरण या वैश्वीकरण है, इसको प्रतिकूल कारक ये भी रहे कि इससे विदेशी कर्ज बढ़ता गया। प्रथम चरण के सुधार किए गए, द्वितीय चरण के सुधार किए गए, परंतु इन दोनों में विदेशों से कर्जा है वो निरंतर बढ़ता गया, क्योंकि हम वस्तुओं का आयात अधिक करते गए और निर्यात कम करते गए, जिससे हमारी पूंजी विदेशों में अधिक गई और विदेशों की पूंजियाँ वो हमारे देश में कम आई। परिणाम स्वरूप कर्जा बढ़ता गया। केंद्र व राज्य सरकारें दिवालियेपन की ओर। वैश्वीकरण के कारण जो उम्मीद लगाई गई थी कि इसके कारण रोजगार बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, वो उस अनुसार रोजगार और आय नहीं बढ़ी, और परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारें वो निरंतर कर्जे के बोझ के तले दबती चलेगी। आज हालात ये हैं कि हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारों के पास कर्मचारियों को देने के लिए, सैलरी देने के लिए भी वित्त या पैसे नहीं बचे। बाजार में आयातित कृषि उत्पादों का अंबार। अब क्या हुआ, WTO वर्ल्ड जो विश्व व्यापार संगठन है उसके साथ किए गए समझौते के अनुसार विदेशी जो कृषि के उत्पाद है उनसे भारत को सीमा शुल्क कम करना पड़ा, और सीमा शुल्क कम करने के कारण विदेशी जो चीज़ें हैं, खेती से उत्पादित वस्तुएं, उनका रेट बहुत कम हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीय जो किसान थे उनको भी, उनकी जो फसलें थी उनके रेट कम हो गए,
क्योंकि जैसे मान लीजिए भारत में कपास पैदा की गई और वो कपास दूसरे देशों से बहुत कम रेट में मिल रही है, तो भारतीय कपास को कौन खरीदेगा? तो भारतीय किसानों पर इसकी दोहरी मार पड़ी। एक तो उनको जो वैश्वीकरण था उसके कारण जो विदेशी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत महंगा है। जैसे उन्नत खाद, बीज, स्प्रे आदि का प्रयोग किया जाने लगा, वो काफ़ी कॉस्टली है। दूसरा, जब वो फसल पैदा करते हैं उस फसल का भी जो रेट है वो उसे बहुत कम मिलता है, क्योंकि कृषि उत्पादन उनके अंबार हो गया। इसका मतलब वस्तुएं ज़्यादा हो गई, पूर्ति ज़्यादा होगी और मांग कम है। और अर्थशास्त्र क्या कहता है? यदि पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है तो उसकी रेट अपने आप कम होंगे। निजीकरण, वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये भी पड़ा, बुरा प्रभाव ये भी पड़ा कि इसके अंदर निजीकरण हुआ। निजीकरण का तात्पर्य ये हुआ कि जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो लोगों को बहुत कम रेट पर सेवाएं उपलब्ध करवाते थे, उसका निजीकरण करने के पश्चात महंगाई बढ़ी और वो लोगों को बहुत अधिक रेट पर वही चीज़ें, वही सुविधाएं बहुत अधिक रेट पर उपलब्ध करवाने लगे, जिससे लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैसे शिक्षण संस्थान है, एक सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज है, उसकी फीस की तुलना प्राइवेट शिक्षण संस्थान के साथ करते हैं तो कम से कम 10 या 20 गुना ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हज़ारों गुना ज़्यादा गवर्नमेंट से प्राइवेट में पैसे हज़ारों गुना ज़्यादा लिए जाते हैं। तो निजीकरण है, इसका भी दुष्प्रभाव हुआ। लघु व कुटीर उद्योग धंधों का पतन, भारत के अंदर जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे थे, वैश्वीकरण के कारण वो बड़े बड़े उद्योग और कंपनियों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए और उनका पतन हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जो लोग थे उनमें बेरोजगारी बढ़ी और जिससे उनकी आय में भी कमी आई। अमीर व गरीब के बीच में खाई का बढ़ना, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अमीर अधिक अमीर होता गया और गरीब है वो और अधिक गरीब होता गया। इन दोनों के बीच में असमानताएं बढ़ी। अपराधों में वृद्धि, औद्योगिकरण के कारण महिलाओं पर अत्याचार, बुजुर्गों के साथ अत्याचार, मारपीट, चोरी, डकैती, अपहरण, इस तरह के अपराध है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ये इसकी चुनौतियां भी थी और इसकी हानियां भी। आप ये विशेषताएं हैं वो लाभ में भी आ सकती है और चुनौतियां इनकी डीमेरिट्स या हानियों में भी आ सकती है। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। इसका तात्पर्य हुआ कि वैश्वीकरण का क्या क्या लाभ हुआ। तो इसके संबंध में दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा ये कहती है कि वैश्वीकरण इसका देश को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, इससे उद्योग धंधे स्थापित हुए, जिससे बेरोजगारी दूर हुई, लोगों की आय में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, शिक्षा दर में सुधार हुआ, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, निजीकरण के कारण लोगों को सुविधाएं मिली और जो रूढ़िवादी परंपराएं या अंधविश्वास था उनका प्रचलन कम हुआ और उनकी जगह ज्ञान और तर्क का संचार हुआ। इसके साथ साथ दूसरी विचारधारा को मानने वाले भी हैं जो कहते हैं कि जो ये वैश्वीकरण है इसका भारतीय समाज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या इससे भारत को लाभ की बजाय हानि हुई। जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ हुआ नहीं। इससे भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और भारतीय जो है उसकी भारत है उसकी राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई है। इससे महामारियों का प्रचलन बढ़ा, महामारियां फैली है, इसमें दुर्घटनाएं या प्रदूषण बढ़ा, जिससे लोगों के प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को विभिन्न तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। इसमें भारतीय सामाजिक मूल्य या मानवीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य थे, उन मूल्यों को पतन, ये वैश्वीकरण पतन की ओर ले गई और उनके कारण व्यक्ति है वो भौतिकवाद की चक्काचौंध में खो गया। परिणाम स्वरूप आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ने लगी, जिससे सामाजिक संगठन की बजाय सामाजिक विघटन हुआ। ये वैश्वीकरण इसका नगरीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और केवल जो उच्च वर्ग थे, धनी वर्ग थे, उन्हीं को इसका लाभ हुआ, जबकि निर्धन वर्ग है वो और अधिक गरीब होता गया। घरेलू उद्योगों पर संकट व राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता स्थापित हो गई और इसके कारण जो राष्ट्र है वो कर्जे के तले दबता गया, लगातार कर्जे के तले दबता चला गया। और इसके साथ साथ अत्यधिक आयात के कारण उदारीकरण ने व्यापार के मध्य और दूरी बढ़ा दी। तुलनात्मक मूल्य लाभ के लिए भी निर्यातों में कमी आई है। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क थे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है आप उसमें ये लिख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालोगे कि समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण का प्रयोग किसने किया था। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का सबसे पहले समाजशास्त्र में प्रयोग किसने किया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। वैश्वीकरण के प्रेरक तत्व बताओ, वैश्वीकरण की चुनौतियां बताइए, वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ, कोई 2 अवगुण बताइए। ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उदारीकरण क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वैश्वीकरण स्थानिक संबंध क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रेरक तत्वों व विशेषताओं को समझाइए, बड़े क्वेश्चन में आई गई है। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव बताइए। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पूछा जा सकता है या भारतीय समाज पर भी प्रभाव पूछा जा सकता है, एक ही बात है। वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए भारत में वैश्वीकरण की चुनौतियों के बारे में बताएं। वैश्वीकरण या उदारीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियां, बाधाओं को बताएं। या भारत में वैश्वीकरण के क्या दुष्प्रभाव रहे, वो भी पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। किसी भी तरह का आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका निस्संदेह समाधान कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।